वेलकम टू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, मतलब हमारा लास्ट टॉपिक कल का था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं छोटे से रिवीजन के साथ। ये एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इस क्लाइंट के साथ हमें एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, जिसका फर्स्ट पॉइंट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। क्या क्या मैटर्स को हमें ध्यान में रखना होता है? मैटर्स सच एज इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, competence of engagement team to perform the audit engagement, and implication of matters that have been arisen during current and previous audit engagement may need to be considered. इन सारे पॉइंट्स को हमने कल समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अगले पॉइंट से, दैट इज़ इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। पहले हमने ये चेक कर लिया कि क्या हमें सेम क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए, नए क्लाइंट के साथ नया काम करना चाहिए, या पुराने क्लाइंट के साथ नया एंगेजमेंट परफॉर्म करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्या वहाँ पे कंप्लाई करना पॉसिबल होगा, स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस को। द ऑडिटर शैल कंटिन्यूसली इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या ये एक्सप्लेनेशन होगा? ये बेसिकली जो एथिकली, लीगली, लॉजिकली जो आपकी एज अ सीए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको पूरी करनी होती हैं, वो इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? Independence means that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him. अब आपको कौन एंगेज करेगा एज ए एंगेजमेंट पार्टनर? क्लाइंट। तो ऑडिट में हमारा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपको जो क्लाइंट अपॉइंट कर रहा है एज अ सीए, वो आपके जजमेंट को किसी भी तरह से चेंज ना कर पाए, उसको किसी भी तरह से अफेक्ट ना करे। अब हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ ऑडिट में, ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब अगर इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी तो काहे की ऑडिट? तो हमें एक मेन चीज़ तो हमेशा चेक करनी है कि इंडिपेंडेंस है या नहीं। इसको और सिंपल शब्दों में समझो तो आपका क्लाइंट आप पे हावी तो नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है फ्रॉड हो रहा है, पर आपका क्लाइंट क्या कुछ ऐसा कर रहा है जिस वजह से आप शो नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शेल रिमेन अलर्ट। तो पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है। मान लो ऑडिट करने जा रहा है एक सीए, उसका एक एम्प्लॉय, दो आर्टिकल्स, तो ये सारे मिल के बनेंगे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और जो ये सीए है, अब हो सकता है इस टीम में इसका जो एम्प्लॉय है वो भी सीए हो, तो ये एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होगा। ये जो सीए है ये कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। ये वो होते हैं जो जिस क्लाइंट की आप ऑडिट करने जा रहे हो, जिस क्लाइंट की फर्म की आप ऑडिट करने जा रहे हो, उस पर साइन करते हैं, उस सीए को कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। अब इनकी टीम में ये भी सीए है, लेकिन ये साइन नहीं कर सकता। साइन करने की अथॉरिटी सिर्फ इसके पास है, मिस्टर एक्स के पास। तो मिस्टर एक्स इज़ द एंगेजमेंट पार्टनर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम मेंबर में फ़र्क होता है। एंगेजमेंट पार्टनर इज़ ऑल्सो अ टीम मेंबर, पर हर एक मेंबर पार्टनर नहीं होता। सो थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शेल रिमेन अलर्ट through observation and making inquiries as necessary for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by members of the engagement team. अब मान लो आपने किसी पर्टिकुलर मेंबर को कोई एक चीज़ दी है कि आपको इस पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल टर्म को वेरीफाई करना है, इसको चेक करना है, इसको एग्ज़ामिन करना है। उसने कर दिया, लेकिन नॉट एज पर एथिकल रिक्वायरमेंट। उसने रफली या इनफॉर्मल वे पे वेरीफाई कर दिया, सही वेरीफाई किया, बट वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, ये उसका काम होता है, उसे अलर्ट रहना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, इंक्वायर करते रहना चाहिए, ताकि उसको पता चले अगर कहीं पे कोई नॉन कंप्लायंस हो रही है किसी भी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट की बाय एनी ऑफ द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम।
If matter comes to the engagement partner's attention that indicate that members of the engagement team have not complied with relevant ethical requirements, the engagement partner, in consultation with others in the firm, shall determine the appropriate action. ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सीए के साथ काम कर रहे हो, आपसे एक गलती हो गई, उस सीए ने आपको पनिश कर दिया, उसने आपको फर्म से निकाल दिया। नहीं, जब आप एक पार्टनरशिप फर्म में काम करने जाओगे ना, तो वहाँ पे अकेले एक पार्टनर आपके अगेंस्ट डिसीजन नहीं ले सकता, उसको सबके साथ मिलकर डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर एंगेजमेंट पार्टनर की नज़र में कोई भी ऐसा काम आता है, ऐसा कोई एविडेंस आता है जिससे उसे पता चल रहा है कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो एथिकल रिक्वायरमेंट से, तो वो अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करेगा जो फर्म में है, और कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा आपके अगेंस्ट। ज़रूरी नहीं कि वो कोई आर्टिकल ही हो, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। अगर उससे गलती हो रही है तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, और ये ड्यूटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की कि वो चेक करे। The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement. In doing so, the engagement partner shall. अब जब एंगेजमेंट पार्टनर ये चेक कर रहा होगा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, तब वो ये भी चेक करेगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। अब वो ये कैसे चेक करेगा? फर्स्ट, he will obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence. अब उसे ना ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी जिससे उसको पता चले, समझ आए कि क्या ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है या क्लाइंट और जो उसके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनके बीच ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिससे उसके इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकता है, उसके इंडिपेंडेंस की ब्रीच हो सकती है। अब ये सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, मान लो नोबिता एंगेजमेंट टीम मेंबर है, अब उसने ना क्लाइंट से कुछ रुपए उधार ले रखे हैं, तो जब वो ऑडिट करने जाएगा और उसको कोई वहाँ पे फ्रॉड मिल गया, कोई मिस्टेक मिल गई, तो क्या आपका क्लाइंट उसको ब्लैकमेल कर सकता है? देख, या तो तू अभी पैसे निकाल या तो तू ये फ्रॉड शो मत कर। तो यहाँ पे सर्कमस्टांस क्रिएट हुआ एक, जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, आपकी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो सकती है। वहीं रिलेशनशिप हो सकता है नोबिता और क्लाइंट फ्रेंड्स हो, या हो सकता है वो जो क्लाइंट है वो नोबिता का फैमिली मेम्बर निकले। तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो। एंड देन इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइंग ब्रीचेस इफ एनी of the firm's independence policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement. अब आप फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बेसिस पे ये चेक करो क्या जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे हमें थ्रेट हो रहा है, इंडिपेंडेंस को हमारी कोई नुकसान पहुंच रहा है, कोई थ्रेट है। एंड देन take appropriate action to eliminate such threats to reduce them to an acceptable level by applying safeguards, or if considered appropriate, to withdraw from the audit engagement. अब आप appropriate action क्या ले सकते हो? आपकी फर्म में 10 आर्टिकल्स काम कर रहे हैं जिसमें से एक नोबिता है जिसका कोई ना कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, तो आप नोबिता को मत ले जाओ उस एंटिटी की ऑडिट में, उस कंपनी की ऑडिट में, आप किसी और को ले जाओ। तो इस तरह से आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो। अब ये तो हमने अभी सिर्फ एक थ्रेट के बारे में समझाना, ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। अब मान लो ऐसा कोई थ्रेट है जिसके अगेंस्ट आप कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, वहाँ पे अलाउ है, तो आप विड्रॉ कर लो उस ऑडिट से, वेयर विड्रॉल इज़ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। और जिस वजह से आप कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपको विड्रॉ करना पड़ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर को ये बात रिपोर्ट करनी होगी अपनी फर्म को। जिस फर्म के बिहाफ पे वो जा रहा था ऑडिट करने, उस फर्म को इसे बताना होगा कि कुछ इनएबिलिटी आ रही है जिसकी वजह से मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, एक अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। सो इंडिपेंडेंस के बेसिस पे एंगेजमेंट पार्टनर को ये 3 चीज़ें करनी होगी। Besides, consideration for client continuance and compliance with ethical requirements, preliminary engagement activities also include establishing an understanding of terms of engagement. अब आपने पहले ये चेक कर लिया कि क्या इस क्लाइंट के साथ काम कंटिन्यू करना चाहिए, फिर ये भी चेक कर लिया कि क्या यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस ब्रीच होगी। अब आप ये भी तो देखोगे कि क्लाइंट को आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट याद है, अगर पुराना क्लाइंट है, और नया है तो क्या उसको समझाओगे? ऑब्वियसली
तो हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट इन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये दोनों के इंटरेस्ट में होता है कि उनको पहले से क्लियर हो जाए एंटिटी और ऑडिटर को कि क्या है वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो फॉलो करने हैं दोनों को। अब ये एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है? ऑडिटर सेंड्स एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट टू द क्लाइंट। ऑडिटर भेजता है एंटिटी को एंगेजमेंट लेटर ताकि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे समझ लो एंगेजमेंट लेटर में वो ये बताता है कि मेरी ड्यूटीज़ ये हैं और आपकी ड्यूटीज़ ये हैं। दैट इज़ हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करे, ना कि ऑडिटर की। तो अब ऑडिट स्टार्ट होने के बाद मैनेजमेंट ये नहीं बोल सकती कि सर आप ही खुद से प्रिपेयर और प्रेजेंट कर लो और फिर उसके बाद ऑडिट कर लो। नहीं, ये हम अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पहले ही क्लियर कर देंगे। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से ऑडिटर को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आगे जाके क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं प्लान या परफॉर्म ना कर पाऊँ अपनी ऑडिट। एन ओवरव्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। पहला, ये चेक करो कि क्या क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और उसके बाद अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट समझाओ। Then comes our planning activities. Planning activities involve establishing the overall audit strategy and developing an audit plan. तो जैसा कि हमने कल की क्लास में समझा था, एक बार और समझते हैं। Establishing the overall audit strategy, जिससे हमें मिलेगा STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, जिसके बेसिस पे हम डेवलप करेंगे ऑडिट प्लान। So, establishing the overall audit strategy, assistance for the auditor. Overall audit strategy sets the scope, timing, and direction of the audit and guides the development of more detailed audit plan. और ये ऑडिटर का काम होता है कि वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इस्टेब्लिश करे और फिर उसके बेसिस पे अपना प्लान डेवलप करे। The process of establishing overall audit strategy assists the auditor to determine such matters as subject to the completion of auditor's risk assessment procedure. अब जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, तो वो कुछ ऐसी बनाओगे जो आपको असिस्ट करेगा, जो आपको हेल्प करेगा कुछ मैटर्स को समझने में, क्लियर करने में, जो आपको क्लियर होनी चाहिए आपके रैप कंप्लीट करने से पहले। अब जब अभी ये मैटर्स आप पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है। First, the resources to deploy for specific audit areas. Who, whom. ऑडिट स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करते वक्त जो हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे जो हमें असिस्ट करेगी वो है हु, हुम। किसे किसे अपॉइंट करें, किसे डिप्लॉय करें हमारी टीम मेंबर में, हमारी एंगेजमेंट टीम में, जो हेल्प कर सके हमें हाई रिस्क एरियाज़ पे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे किसे, कौन से लोगों को ले जाना होगा एक पर्टिकुलर एंटिटी की ऑडिट के लिए। देन सेकंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने लोग, हाउ मच। पहले आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, हु, हुम, किसे ले जाएं, फिर हाउ मच, कितने ले जाएं, 1 2 3 4 5, कितने टीम में अपने को मेंबर्स लगेंगे ऑडिट करने को किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के। अब ये हाउ मच ना सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, या हु हुम सिर्फ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे हम बात करें रिसोर्सेज की, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो हाउ मच मेंबर्स, कितने मेंबर्स ले जाएं, वो मेंबर्स अपना कितना टाइम डिवोट करें और किस एक्सटेंट पे डिवोट करें। तो सबसे पहले कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, कितने घंटे काम करेंगे, किस एक्सटेंट पे काम करेंगे, फिर कब काम करेंगे, व्हेन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कब कब इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ऑडिट स्टार्ट करते ही ना सबसे पहले चेक करनी ज़रूरी होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बाद में भी करोगे तो चलेगा। तो कब कौन से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। देन लास्ट, अब आपने समझ लिया कौन लोग जाएंगे, कितने अमाउंट में जाएंगे, कितना टाइम काम करेंगे,
किस एक्सटेंट पे काम करेंगे, कब करेंगे। अब समझो कैसे करेंगे। How such resources are managed, directed, and supervised, such as when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, how engagement partner and manager reviews are expected to take place, and whether to complete engagement quality control reviews. कैसे मैनेज करोगे, कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे उनको सुपरवाइज करोगे, कब उनकी मीटिंग रखोगे, किस तरह से जो ये एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर है वो रिव्यू करेगा एक टीम मेंबर के काम को, और कैसे चेक होगा कि क्या वो क्वालिटी से एक क्वालिटी मेंटेन करके काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन के आंसर समझे। हु, हाउ मच, व्हेन एंड हाउ। तो अब एक बार वापस से ऊपर जाते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा था। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी assist the auditor to determine, subject to the completion of auditor's rep, such matters as। अब जो हमने नीचे 4 मैटर्स पढ़े ना, अब जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तो आप अपना रैप कैसे कंप्लीट करोगे। आपको पता ही नहीं है कि लोग कौन है, कितने, कब करना है, कैसे करना है, तो क्या रैप परफॉर्म कर सकते हो, नहीं। तो अब समझ आया ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा था। अब देखना आप आगे आपको ना एक क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टॉपिक्स में। Factors to be taken into consideration by auditor for establishing audit strategy। किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश करते वक्त। पहला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें क्या बताती है, STD। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे स्कोप पता चलेगा। ओके, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देख के हमें हमारी स्कोप पता चलेगी। पहला, एप्लीकेबल FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF। अब आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप पहले देखोगे ना कि ये क्या बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कंपनी है तो शेड्यूल 3 के बेसिस पे बना रहे हैं, या ये कोई फर्म है जो टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाती है, तो चेक करने का बेसिस आपका चेंज होगा ना। सो स्कोप डिफाइन करने के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक जो चेक करनी है कि एप्लीकेबल FRF क्या है उस एंटिटी की। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, होलसेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, कैसा बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस, तब बड़ा बिजनेस होगा तो आपका स्कोप भी बड़ा होगा, छोटा बिजनेस होगा तो आपका स्कोप भी छोटा होगा। हो सकता है बिजनेस छोटा हो, स्कोप आपका जो बिजनेस है स्केल वाइज छोटा हो, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोल्ड का मैन्युफैक्चरर है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरर है पर गोल्ड का है, तो स्कोप में चेंजेस आएंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर्स। आप टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो ट्राई की नॉलेज होनी चाहिए, शेयर मार्केट के लिए जा रहे हो सेबी की नॉलेज होनी चाहिए, बैंक के लिए जा रहे हो RBI एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपका स्कोप बनेगा। लास्ट, एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। क्या पिछले ऑडिट में जो एविडेंस मिले थे वो इस ऑडिट में यूज़ किए जा सकते हैं, उनका कोई रेलेवेंस होगा इस ऑडिट में। ये सारी चीज़ें चेक करते हुए हमें पता चलेंगी स्कोप क्या है हमारी। अब नेचर से बिजनेस बड़ा है, स्कोप बड़ा होगा। अब आपको कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन पढ़ना है तो बेसिस उसके बेसिस पे स्कोप होगा। एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस, पुराने एविडेंस यूज़ कर सकते हो तो इस बार कम इकट्ठे करने होंगे। अब पुराने यूज़ ही नहीं कर सकते, पूरे नए नए एविडेंस चाहिए, तो ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे, आपकी स्कोप बढ़ जाएगी। तो अभी हमने समझा स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, एंड सेकेंड, ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and nature of communication required। तो अभी हम STD से S पढ़ के आ गए। अब टाइमिंग क्या के बेसिस पर डिसाइड होगी। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। आपने टैक्स में पढ़ा होगा या भी पढ़ोगे कि कुछ फर्म्स होती है जिसको 30 सितंबर तक ऑडिट करानी होती है, कुछ होती है जिनको और 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिलता है,
कुछ को 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप जिस फर्म की ऑडिट करने जा रहे हो, जिस एंटिटी की आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, उसका टाइम टेबल क्या बोलता है, उसका टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, उसके बेसिस पे टाइमिंग सेट होगी। अब आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे, आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है। आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, उन्हें किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए। आप ये आपको ना आगे पता चलेगा बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं, तो अब मैनेजमेंट को कौन से टाइप की रिपोर्ट चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। अब मान लो किसी फर्म की लास्ट डेट है ऑडिट की 30 सितंबर, तो क्या आप 30 सितंबर को ही रिपोर्ट बनाओगे? नहीं, उससे पहले मैनेजमेंट को भी तो देखना होगा ना। तो उनसे आप टाइमिंग डिस्कस करोगे, उसके बेसिस पे आपका ऑडिट वर्क का टाइम डिसाइड होगा। Discussion with management regarding the expected communications on the status of audit work throughout the engagement. अब किस तरीके से आपको मैनेजमेंट के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना है अपने ऑडिट वर्क को। एक्सपेक्टेड नेचर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, किस तरीके से आप और आपकी टीम जो है वो डिस्कस करेगी टाइम के टू टाइम के साथ कि क्या काम करना है और किस तरह से आप उनके काम को रिव्यू करोगे। इन सब के बेसिस पे हमारा डिसाइड होगा टाइमिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो अभी हमने समझ लिया स्कोप, टाइमिंग। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। कंसिडर द फैक्ट दैट in the auditor's personal judgment are significant in directing the engagement team's effort. अब आप एंगेजमेंट टीम का अटेंशन उस तरफ डायरेक्ट करोगे जहां आपको लगेगा कि इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट का बेसिकली मतलब जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तो अच्छी तरह से अटेंशन डिवोट करना होगा। द ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टूवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी identification of material classes of transactions, account balances and disclosures help auditor in establishing overall audit strategy. अब आपको पहले से ही पता है कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल है। मटेरियल मतलब जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, वो आपको हेल्प करेगी आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करने में। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम। अब जब आपको पता है कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा एनर्जी डिवोट करोगे, ज़्यादा अटेंशन डिवोट करोगे। अब वो क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विच में डिटरमाइन वेदर इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। आपने कुछ ट्रांजैक्शंस देखी, आपको लगा यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो रही है, ये तो कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपको समझ आया यहाँ का इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है, यहाँ पे लोगों पे चेक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना चाहिए या नहीं। वहीं आप ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत सही ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो ही नहीं सकता, तो आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करोगे। देन significant industry developments such as change in industry regulation and new reporting requirements. अब जैसा कि जो भी लॉ होते हैं, जो भी एक्ट होते हैं, हर बार उनमें कोई ना कोई अमेंडमेंट आती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट मैटर होता है। जो अमेंडमेंट होती है ना, हमें चेक करना चाहिए कि क्या फर्म ने एज पर अमेंडमेंट काम किया है इस बार। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सच एज चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कभी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो जाते हैं, कुछ रिवाइज हो जाते हैं, कुछ नए आते हैं, तो जो ये चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे भी चेकिंग होगी कि क्या पिछली बार तो इस तरीके से काम किया बट अब तो रिवाइज हो गया, तो अब क्या इस बेसिस पे काम हुआ है। अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स सच एज चेंजेस इन द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, क्या पता पिछले साल कोई केस नहीं था कंपनी का, लेकिन इस बार कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रही है, कोई लिटिगेशन चल रही है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट मैटर हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे ही कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स के बेसिस पे हमारा डायरेक्शन सेट होता है, किस डायरेक्शन पे हमें काम करना है। देन कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल whether knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant.
अब आप चेक करोगे कि आपकी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की रिजल्ट आपको क्या कह रही है कि आपको ऑडिट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तभी तो ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्म करोगे, वरना क्यों करोगे। और जैसा कि कल एक एग्जांपल में हमने समझा था, एक आर्टिकल है जो एक फर्म में काम करके आया, उसके बाद ट्रांसफ़र लेके दूसरी फर्म में आ गया। अब उसने अपनी फर्म में टेलीकॉम कंपनी में काम किया, यहाँ आने के बाद भी उसे एक टेलीकॉम कंपनी का काम मिला, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है? हाँ है। उसी के कुछ एग्जांपल्स दिए। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स दैट इन्वॉल्व इनवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस देम। फॉर एग्जांपल, जब फर्स्ट टाइम वो आर्टिकल ऑडिट करने गया एक टेलीकॉम कंपनी की, उसको पता चला ओ मैंने ये मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक कर दी, अब ये नेक्स्ट ऑडिट में मुझे नहीं करनी है। दूसरा, उसको पता चला कि एक टेलीकॉम कंपनी ना मोस्टली इस पार्ट में मिस्टेक कर सकती है, तो हमें यहाँ चेक करना चाहिए। तो ये रीजंस होते हैं कि हमें रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट को भी अपने मद्देनज़र पे रखते हुए स्ट्रेटजी फॉर्म करनी चाहिए। The manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence. आप किस तरह से अपनी टीम को ये चीज़ समझा के रख रहे हो अच्छी तरह कि ऑडिट करते वक्त आपको एक क्वेश्चनिंग माइंड मेंटेन करके रखना है। अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ दिख रही है तो आपको तुरंत क्वेश्चन करना है, लेट गो नहीं करना उस चीज़ को। Ascertaining the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. वही जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना कि रिसोर्सेज कैसे डिप्लॉय करनी है, कब करनी है, कितने अमाउंट में करनी है, तो वही लिखा है सर्टेनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। कैसे, किस टाइप के रिसोर्सेज हमें डिप्लॉय करने हैं, कितने टाइम के लिए करने हैं, कितने एक्सटेंट में करने हैं। तो इस चीज़ को तो हमने ऊपर डीप में समझ लिया है अच्छी तरह से। सो हियर वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक बार रिवाइज करते हैं। In establishing the overall audit strategy, the auditor shall वही factors identify the scope of engagement। जब strategy की बात हो रही है तो पहले scope, फिर ascertaining the reporting objectives of the engagement, इससे timing पता चल जाएगी। Consideration of significant factors in directing the engagement team efforts, इससे डायरेक्शन पता चल जाएगा। Considering the result of preliminary engagement activities, अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की रिजल्ट आपको अलाउ कर रही है तभी तो आप ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे हो। एसर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट, तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन एंड दिस 2 पॉइंट्स इनमें ध्यान रखना है वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था ना एक टॉपिक पढ़ाते वक्त कि आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो देखो, द ऑडिटर टी of Hand Fab Limited is worried as to management of key resources to be employed to conduct audit। ये ऑडिटर है, ऑडिटर टी, जिसको ना टेंशन हो रखी है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने की रिसोर्सेज को मैनेज करूँ, कैसे एम्प्लॉय करूँ जिससे मैं ऑडिट कंडक्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर लिखना है जो हमने पढ़ा था, हाउ मच, व्हेन, हु, हुम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ लिया। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड टू एड्रेस द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अब आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप, टाइमिंग, डिफरेंस पता चल गया, तो अब आप उसके बेसिस पे प्लान बना लोगे। टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्स, ताकि आपकी ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, वो भी एफिशिएंट यूज़ ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्स के साथ। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. Gaining knowledge of client's business is therefore one of the foremost requirement to develop audit plan. जब तक आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे प्लान बनाओगे। अब इसी एक पॉइंट को 3 तरीके से लिख दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। इनफैक्ट बिना एडिक्वेट नॉलेज के आप प्रॉपर प्लान नहीं बना सकते हो, जिसका मतलब है कि आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। वही एक ही स्टेटमेंट को 3 तरीक़ों से लिखा है। नाउ एसे 300 कल पढ़ा था हमने। एसे 300 क्या है? एसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट states that auditor shall develop an audit plan
दैट शेल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ, जब आप प्लान बना रहे होगे ना, वो 3 चीज़ें तो डिस्क्राइब करनी चाहिए। पहला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, NTE of RAP, the nature, timing and extent of FAP, and other audit procedures that are required to be carried out so that engagement complies with essays। तो प्लान बनाते वक्त इन 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमें देना है कि किस तरह के प्रोसीजर्स रैप में परफॉर्म होंगे, किस टाइम पे होंगे, किस एक्सटेंट पे होंगे। वहीं रैप के जिस पे हमें पता चलेगा कि क्या फैप परफॉर्म करने हैं, तो कौन से परफॉर्म करने हैं, कितने टाइमिंग पे करने हैं, किस एक्सटेंट पे करने हैं, और क्या कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करनी है। The auditor plans what type of audit procedures are to be performed, their timing and how much work should be done taking into account sample size, etc. So ये ऑडिटर प्लान करता है कि कौन से टाइप की ऑडिट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करनी है। The audit plan is more detailed than overall audit strategy। एक लाइन को ना ध्यान से पढ़ लो, इसको ना घुमा फिरा के करेक्ट इनकरेक्ट में दे देता है। हमारा प्लान ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का, जो इंक्लूड करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। Planning for these audit procedures take place over the course of audit as the audit plan for the engagement develops। अब पहले ना रैप की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हो, फिर जब आप रैप परफॉर्म करते हो ना, तो आपको पता चलता है ओ इस पर्टिकुलर एरिया में तो कोई फ्रॉड है, कोई दिक्कत है, तो आपको समझ आता है यहाँ पे और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उन प्रोसीजर्स को बोलते हैं फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो वही लिखा है, जैसे जैसे आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, कोर्स ऑफ ऑडिट में आपको समझ आता है कि आपको अपनी एंगेजमेंट डेवलप करती जानी है, प्लान डेवलप करते जाना है। एग्जाम्पल में उसी चीज़ को समझाया है। प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर्स रैप occurs early in the audit process, however planning the NTE of specific FAP depends on the outcome of those rap। सो हमने अभी क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, अब उसके बेसिस पे हम करेंगे फिर प्लानिंग एक्टिविटीज़ में पहले हम करते हैं एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, देन वी डेवलप द ऑडिट प्लान।